हेलो फ्रेंड्स, HTML के इस गेमिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बनाना सीखेंगे बर्ड हंट कि किस तरह हम बर्ड को हिट करेंगे और वो नीचे गिर जाएगा, उस पर एक्सप्लोजन होगा। तो इसे हम कैसे अचीव करेंगे आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। मैंने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट को VS कोड में खोला, index.html बनाई, एक bird.js नाम का फाइल बनाया, bird.js नाम का और एक फाइल बनाया, एक main.js बनाया और एक images नाम का फोल्डर बनाया। उसके बाद style.css भी बना लिया। उसके बाद index.html में मैंने इसका स्केलेटन बना लिया। उसके बाद इसमें मैं एक कैनवस ले रहा हूँ और चारों स्क्रिप्ट फाइल के रिसोर्सेज को ले रहा हूँ और ये मेरा स्टाइल शीट के लोकेशन है। तो अभी तक हमने इतना दूर किया। अब मैं एक बार सारे टैब को बंद कर देता हूँ क्लोज ऑल करके और उसके बाद अपने style.css में आता हूँ। style.css में मैंने बॉडी को डिफाइन किया है और कैनवस के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया है। बॉडी का विड्थ 100 VW, हाइट 100 VH, ओवरफ्लो हिडन रखा है, पैडिंग 0, मार्जिन 0। कैनवस की पोजीशन एब्सोल्यूट रखी है, विड्थ भी 100% लिया है और हाइट भी 100% ली है। इसके बाद मैं अपने main.js पे जाता हूँ। main.js में मैंने कैनवस को डिफाइन किया है कि कैनवस क्या लेगा। document.getElementById से यहाँ से वो ले लेगा कैनवस। कंटेक्स्ट 2D रहेगा मेरा। कैनवस की विड्थ और हाइट, विंडोज़ की जो अपनी हाइट होगी, विंडो की जो अपनी विड्थ होगी और हाइट जो होगा, विंडो का जो अपना हाइट होगा वो ले लेगा। इसके बाद मैं एक बर्ड क्लास बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर इसमें रहेगा। कंस्ट्रक्टर क्या क्या रहेगा कंस्ट्रक्टर के अंदर कि इसका विड्थ मैंने डिफाइन किया, हाइट डिफाइन किया। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैनवस की विड्थ, यानी कि कैनवस की विड्थ जो होगी वहाँ से वो स्टार्ट करेगा। ये मान लो कि 1200 या 1300 है तो 1300 के बाद से स्टार्ट करेगा। और y क्या रहेगा कि मैथ डॉट रैंडम फंक्शन मैं यूज़ करूँगा और कैनवस हाइट से दिस डॉट हाइट माइनस करके मैं ये इसका हाइट निकालूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरी बर्ड की हाइट है 80 तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके -80 यानी कैनवस की हाइट मान लो कि ये 1000 है, 1000 - 80 यानी कि ये 20 के बीच में ये लाई करना चाहिए मेरा जो बर्ड आएगा। मैं डायरेक्शन x और डायरेक्शन y कर देता हूँ स्पीड के लिए। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर 1 2 3 मैं मैथ डॉट रैंडम फंक्शन यूज़ करते हुए ये वाला यूज़ कर रहा हूँ और डायरेक्शन y क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बर्ड है वो इधर से भी आए, कभी ऐसे भी जाए, कभी ऐसे भी जाए, ऐसे भी जाए। तो उसके लिए मैंने डायरेक्शन y एक्सिस को भी ले रखा है। अपडेट फंक्शन क्या करेगा, दिस डॉट एक्स माइनस इक्वल टू दिस डॉट डायरेक्शन एक्स को ये करेगा। उसके बाद मैं एक ड्रॉ फंक्शन कॉल कर रहा हूँ जिसमें अभी के लिए मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ और उसको मैं 4 पैरामीटर दे रहा हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, उसकी विड्थ क्या होगी और उसकी हाइट क्या होगी। अपडेट फंक्शन जैसे जैसे कॉल होते जाएगा उसकी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू घटती जाएगी। मतलब अगर मेरा यहाँ से बर्ड आ रहा है तो उसकी एक्स कोऑर्डिनेट घटती जाएगी। ठीक है, main.js में आते हैं। यहाँ पर मैंने बर्ड को इनिशियलाइज किया है, बर्ड क्लास को। उसके बाद मैंने एक एनिमेट फंक्शन बनाया है। इसमें कंटेक्स्ट डॉट क्लियर रेक्ट आपको पता ही है कि क्या करता है कि ये पीछे जितने भी कैनवस बनते हुए रहती है उसे वो रिमूव करता है। फिर मैंने बर्ड के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, फंक्शंस है, उसको मैंने कॉल कर रखा है बर्ड डॉट अपडेट से, बर्ड डॉट ड्रॉ से। तो इतना हम फिर अभी तक चला के हम देखते हैं कि इतना दूर में क्या क्या हुआ है। मैं index.html में जाता हूँ और ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ और ये जैसा कि है ये मेरा एनिमेट हो रहा है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मेरा जो बर्ड है वो, ये तो एक बर्ड के लिए मैंने लिखा है। अब हो सकता है कि यहाँ से एक बर्ड आए, फिर यहाँ से एक बर्ड आए, यहाँ से एक बर्ड आए। तो हो सकता है कि पुराने कंप्यूटर में मेरा कोड थोड़ा सा लेट रन हो या मेरा जो बर्ड आने में थोड़ा सा टाइम ले। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम एक टाइम डिफरेंस का ये हम देखेंगे कि इस लूप को ख़त्म होने में कितना टाइम ले रहा है। उसी के बाद ही
मेरा नेक्स्ट लूप मतलब नेक्स्ट जो मेरा बर्ड है आए। तो उसके लिए हम टाइम डिफरेंस मेनली कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि जब जावास्क्रिप्ट का ये रिक्वेस्ट एनिमेट फ्रेम जब कॉल होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये टाइम स्टैम्प को भी लेते हुए जाता है। तो अगर हम डिफाइन नहीं भी करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टाइम स्टैम्प मेरा लेके जाता है। तो मैंने यहाँ पर टाइम स्टैम्प को मतलब डिक्लेयर कर रखा है, मतलब एज ए पैरामीटर ये लेगा। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए मैं टाइम डिफरेंस लिख रहा हूँ और ये क्या होगा कि इनिशियल में लास्ट टाइम जो होगा उसको कंप्लीट करने के लिए वो ज़ीरो होगा, उसके बाद ये बढ़ेगा। तो टाइम स्टैम्प मान लो कि शुरुआत में 1 सेकंड लगा तो लास्ट टाइम मेरा 0 सेकंड हुआ तो 1 माइनस 0, तो मेरा लास्ट टाइम हो जाएगा 1। इसी तरह करते हुए ये आगे जाएगा। मेरा ईच फ्रेम के बाद मेरा टाइम स्टैम्प चलता हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अपना कंसोल में टाइम डिफरेंस में देखता हूँ कि मेरे सिस्टम पे ये टाइम डिफरेंस कितना कैलकुलेट होके आ रहा है। आपके सिस्टम पे अलग आएगा। अगर आपकी सिस्टम मतलब 8 GB रैम है या 16 GB रैम है या आपकी प्रोसेसर हाई स्पीड है तो आपके में और ज़्यादा आएगा, या जिसके में सेलरॉन प्रोसेसर है उसके में कम आएगा। तो ये चीज़ है। तो मेरा जो टाइम डिफरेंस कैलकुलेट होके आएगा सिस्टम का वो मैं देख लेता हूँ। तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये 16 मिलीसेकंड का ये दिखा रहा है। तो ये होता है मतलब हैंडल करने के लिए कि अगर आपके सिस्टम स्लो है तो कैसे इसके हैंडल करेंगे, अगर आपका सिस्टम फास्ट है तो उसे कैसे हैंडल करेंगे। तो ये बेसिकली ये लॉजिक है इसके पीछे का। तो मेरा एक एनिमेशन को ख़त्म होने में 16 मिलीसेकंड्स का टाइम लग रहा है। तो अब 16 मिलीसेकंड का टाइम लग रहा है। अब मेरे को जब नेक्स्ट बर्ड आएगा तो उसे मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए, एक टाइम टू नेक्स्ट बर्ड और एक बर्ड गैप, जो कि एक एनिमेशन को ख़त्म होने के लिए जो एक बर्ड आने में कितना टाइम लग रहा है, कितने इंटरवल पे वो ख़त्म हो रहा है, उसके बाद ही नेक्स्ट बर्ड आएगा। तो वो चीज़ काउंट करने के लिए मैंने बर्ड गैप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है। तो इसको आप 2000 भी कर सकते हो, 2500 भी कर सकते हो, 500 भी कर सकते हो। मतलब आप चाहते हो कि मेरा नेक्स्ट बर्ड कितने सेकंड्स के बाद आए, मतलब या कितनी स्पीड्स के बाद आए, इंटरवल बेसिकली ये डिफाइन करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक टाइम टू नेक्स्ट बर्ड का जो मैंने फंक्शन कर रखा है वो शुरुआत में तो 0 रहेगा, फिर टाइम डिफरेंस मेरा 16 के अप्रॉक्सीमेटली आएगा, फिर 16 के बाद 32, ऐसे करते करते जाएगा। तो मेरा ये सिंगल बर्ड के लिए बना। तो मैं यहाँ पर एक एरे लूँगा बर्ड क्लास का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट बर्ड्स इक्वल टू ये, इससे मेरा बर्ड्स का एक एरे बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन फुलफिल करूँगा कि अगर मेरा टाइम टू नेक्स्ट बर्ड ग्रेटर देन हो बर्ड गैप से, तो आप क्या करना, इस एरे जो मैंने बनाया है बर्ड्स नाम का, उसमें वो नया जो बर्ड जो बनेगा एट्रीब्यूट्स के साथ पुश कर देना, और टाइम टू नेक्स्ट बर्ड मेरा हो जाएगा 0, फिर से ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह करते हुए वो एरे में मेरा बर्ड भरता हुआ जाएगा इस एरे में। ठीक है। अब मैं इस बर्ड्स वाले एरे में एक लूप चलाऊंगा। इस लूप में बर्ड्स में के जितने भी आइटम्स होंगे, जैसे बर्ड्स में ये पुश करता हुआ जाएगा तो मेरा 1 आइटम होगा, 2 आइटम होगा, 3 आइटम होगा, ये बर्ड्स के आइटम्स बनते जाएंगे। तो उस बर्ड्स के आइटम्स पे मैं क्या करूँगा, एक एक अपने जो क्लास का जो मैंने फंक्शन बना रखा है अपडेट और ड्रॉ, वो मैं करता जाऊँगा। बर्ड्स आई डॉट अपडेट कॉल करता जाऊँगा, फिर ड्रॉ मेथड कॉल करता हुआ जाऊँगा। टाइम डिफरेंस भी मैं पास कर दूंगा यहाँ से कि कितने टाइम डिफरेंस हो रहा है इसको कंप्लीट होने में, तो ये मैं पास कर दूंगा। तो अब देखते हैं इसे रन करते हुए। मैं सेव करता हूँ और बार ओपन विथ लाइव सर्वर। तो देखो अभी यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि कुछ गड़बड़ हुआ है। तो देखते हैं डिबग करके कि कहाँ पर गड़बड़ हुआ है। तो मैं सबसे पहले console.log में ये देख रहा हूँ कि इसमें क्या वैल्यू आ रही है टाइम डिफरेंस में।
16 16 16। लेकिन ये क्या, इनिशियल में इसकी वैल्यू 9 क्यों आ रही है? सो इसे हमारे को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। प्रॉब्लम हमारी इशू यहीं पर है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि टाइम डिफरेंस जो कैलकुलेट हो रही है टाइम स्टैम्प माइनस लास्ट टाइम, तो यहाँ पर जैसे कि मैं टाइम स्टैम्प देख पा रहा हूँ, जब मैं एनिमेट को कॉल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ। इनिशियल मेरी वैल्यू क्या होगी, सो मैं 0 से इनिशियलाइज करूँगा। तो अब मेरा ये चीज़ चल जाना चाहिए, और ये देखो अब चलने लगी, मेरा एक एक बर्ड आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैं लॉग हटा देता हूँ यहाँ से, सेव करता हूँ, ठीक आ रही है। ठीक है, अब इसी चीज को लिखने के लिए मैं यहाँ पर लिटरल्स का यूज करूँगा, एरे लिटरल्स का। ठीक है, तो हम एरे लिटरल्स इस तरह लिखते हैं, ट्रिपल डॉट्स रहेंगे, उसके बाद बर्ड्स, फिर इस पे फॉर ईच लगा के ऑब्जेक्ट ये करेंगे और ऑब्जेक्ट का अपडेट मेथड हम कॉल करेंगे इस तरह करके। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है वही चीज़, सेम चीज़ ये 2 लाइन में हो गया है। हम लिटरल्स का यूज़ यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि मान लो कि इसके बाद बर्ड्स के बाद मुझे ये क्लास के वेरिएबल्स को कॉल करना है, मतलब एट्रीब्यूट्स को कॉल करना है या फंक्शंस को कॉल करना है, जैसे बॉम्ब हो गया, बर्ड ड्रॉप हो गया, तो मुझे बार बार यहाँ पर फॉर लूप कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए मैं यहाँ पर एरे और एक बना लूंगा इस क्लास का, जैसे bomb.js का मैं एक एरे बनाऊंगा, मतलब बॉम्ब क्लास का। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ट्रिपल डॉट करके मैं यहाँ पर इसे यूज कर सकता हूँ। मतलब इस तरह करके, और मैं यहाँ पर जो मेरा क्लास नेम होगा बॉम्ब का, वो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, मतलब बॉम्ब्स का जो एरे मैं बनाऊंगा वो। तो इस तरह मेरा एक ही रो, मतलब एक ही लाइन पे मेरा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके कारण हमने ये एरे लिटरल्स का यहाँ पर यूज करा हुआ है। तो मैं अभी के लिए ये वाले कोड हटा देता हूँ, इसे भी मैं हटा देता हूँ और फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ जो मेरा बर्ड्स का जो एरे बन रहा है, यहाँ पर ये पुश करता ही जा रहा है, यानी कि एरे में मेरे बर्ड क्लास मतलब इंसर्ट होते ही जा रहे हैं, इंसर्ट होते ही जा रहे हैं। तो एक टाइम के बाद ये क्या करेगा कि ब्राउज़र हैंग करने स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर console.log करके मैं देखूं कि मेरे कितने बर्ड्स बन रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये मैं बर्ड्स को देखता हूँ कि कितने बर्ड्स बन रहे हैं मेरा। देखो ये बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि जो बर्ड्स मेरे इस पोजीशन के बाद जितने भी बन रहे हैं उसे आप यहाँ से हटा दो। क्यों? क्योंकि अभी भी देखो ये लिया हुआ है, मतलब 1 लिया हुआ, 2 लिया हुआ, 3 लिया हुआ है। तो मेरा तो इस विड्थ के बाद, मतलब इस एक्सिस के बाद एक्स के उधर वाले पोजीशन में जितने भी मेरे बर्ड्स हैं उसका तो मेरे को यूज नहीं है, तो उसे मैं क्यों रखूं? तो उसे मैं रिमूव करने के लिए यहाँ पर फिल्टर का यूज करूंगा। ठीक है, मैं अपने बर्ड क्लास पे जाऊंगा, यहाँ पर एक डिलीशन प्रॉपर्टी लिखूंगा, दिस डॉट क्या करना, डिलीट एंटिटी, उस एरे में से उस बर्ड को रिमूव कर लेना। तो इनिशियल में मैं इसे फॉल्स रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन रखता हूँ कि इफ दिस डॉट एक्स ग्रेट लेस देन 0, अगर 0 मतलब x 0 से अगर मेरा इधर है लेफ्ट की ओर, तो तुम क्या करो, और इसकी विड्थ भी ले लेता हूँ, विड्थ। ठीक है, तो यानी कि वो पास हो चुका है, तो मतलब बर्ड इसे क्रॉस कर चुका है इस एक्स एक्सिस को।
तो तुम क्या करो, इस प्रॉपर्टी जो मैंने बनाया है इसे तुम ट्रू कर दो। तो मैं यहाँ पर इस तरह करके कुछ लिख दूंगा। ठीक है, सेव कर दूंगा। इसके बाद मैं अपने main.js पे जाता हूँ और यहाँ पर उस एरे में से फिल्टर आउट करता हूँ। तो मेरा फाइनल एरे कुछ इस तरह का बनेगा, birds डॉट ये फिल्टर ऑब्जेक्ट लेगा और ऑब्जेक्ट डिलीट एंटिटी। डिलीट एंटिटी जब फॉल्स रहेगा तब तुम क्या करना कि उसे फिल्टर आउट कर देना। ठीक है, इसे एक बार चला के देखते हैं। x इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, मैंने यहाँ पर डॉट यूज नहीं किया। ठीक है, अब ये देखो इसी में ही लाई करेगा, मतलब ज़्यादा ये देखो इतने सारे एरे, मतलब इतने सारे बर्ड्स चले गए लेकिन फिर भी ये 14 और 15 16 पे ये कर रहा है। मतलब इसे परफॉर्मेंस इशू को हैंडल करने के लिए ये हमने फिल्टर आउट कर दिया, क्योंकि इधर के बाद के एरे से मुझे मतलब ही नहीं है। तो ये चीज़ है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब मैं क्या करूँगा, इस सब में इमेज डालूंगा। तो इमेज के लिए मैंने यहाँ पर एक इमेज नाम का मैंने ले रखा है, इसको मैं अपने यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मेरे इमेज में ये सारे चीज़ें मैं ये स्प्रेडशीट का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो वो मैं ये स्प्रेडशीट को कैसे यूज़ करूँगा ये तो मैं पिछले वीडियोस में भी अपने बता चुका हूँ, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर भी अप्लाई करूँगा। तो मैंने यहाँ पर इमेज एट्रीब्यूट डिफाइन करा, उसके बाद उसकी सोर्स बता दी कि कहाँ से वो स्प्राइट्स लेगा। स्प्राइटशीट इमेजेस फोल्डर के अंदर में मेरा स्प्राइट्स है, तो image/sprite.png। दिस डॉट स्प्राइट की विड्थ क्या है 762, हाइट क्या है 603। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरह इसे कैलकुलेट करते हैं, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। तो ये इसकी जितनी हाइट है वो यहाँ पर हाइट सेम रहेगी 603, और ये जितना है डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो डिवाइड बाय 8, तो कैलकुलेट करके मेरा 762 के अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। ठीक है, फिर मेरी विड्थ और हाइट जो मैं पहले 150 या 80 दे रखा था, हार्ड कोड किया हुआ था, तो उसे मैं अकॉर्डिंग टू स्प्राइट विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंगली मैं इसे सेट कर दे रहा हूँ। तो मेरा स्प्राइट विड्थ तो काफ़ी ज़्यादा है 762 पिक्सल, तो उसको मैं डिवाइड 10 कर दे रहा हूँ, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 76 आ जाएगा, उसकी विड्थ और हाइट 60। ये मैंने इतना दूर करा। उसके बाद मैं कंटेक्स्ट डॉट फिल रेक्ट जो मैं लिखा हुआ था रेक्टेंगल के लिए बनाने के लिए, वो कमेंट आउट किया और ड्रॉ इमेज को मैं कॉल कर दिया। ड्रॉ इमेज को इस तरह मैंने 0 रखा है, y 0 रखा है, और स्प्राइट की विड्थ जो रहेगी दिस डॉट स्प्राइट विड्थ और दिस डॉट स्प्राइट हाइट। ये हो गया मेरा सोर्स इतना दूर, और ये हो गया डेस्टिनेशन, मतलब डेस्टिनेशन कहाँ पर मैं डालूंगा। तो दिस डॉट एक्स ले लूंगा, दिस डॉट वाई ले लूंगा, और विड्थ और हाइट जो यहाँ से सेट होके आएगी। तो मेरा कुछ कंट्रोल सेव करूंगा, मेरा ये कुछ इस तरह बन के हुए आएगा। लेकिन एक चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे एक ही साइज में आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई बर्ड बड़ा आए, कोई छोटा आए, कोई और छोटा आए, कोई और बड़ा आए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर साइज रिसाइजर का यूज़ करूँगा, मतलब एक एक को मैं रिसाइज करूँगा, एक एक मतलब बर्ड को। तो वो मैं कैसे करूँगा वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, फ्रेम ले लिया, दिस डॉट फ्रेम इक्वल टू 0 और दिस डॉट मैक्स फ्रेम इक्वल टू 6। मतलब जितना आप फ्रेम यहाँ पर ले सकते हो अपने स्प्राइटशीट के मुताबिक, आपके पास जितने फ्रेम हैं उतने फ्रेम आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पे 0 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आप 7 फ्रेम तक ले सकते हो। ये 0 से इनिशियलाइज करता है तो इसलिए 7 तक जाएगा। मैंने यहाँ पर 6 ले रखा है, ठीक है। आप 7 भी ले सकते हो, लिख सकते हो, जैसे आपकी स्प्रेडशीट में जितने आपके फ्रेम्स रहेंगे। तो उसके बाद फिर मैं अपडेट फंक्शन में ये चीज़ लिखूंगा कि इफ़ दिस डॉट फ्रेम इज ग्रेटर देन दिस डॉट मैक्स फ्रेम, तो दिस डॉट फ्रेम को 0 कर दो, फिर से उसे 0 पे ले आओ, फिर से वो 0 से 6 तक चलेगा, फिर उसके बाद जैसे ही फ्रेम बढ़ जाएगा फिर से वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने दिस डॉट फ्रेम इंटू दिस डॉट स्प्राइट विड्थ यहाँ पर ले रखा है, इसे कॉल कर रखा है। पहले 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते 6 आएगा, फिर जैसे ही 7 आएगा ये देखेगा कि अरे ये तो बड़ा हो गया, तो फ्रेम को 0 कर दो, तो फिर ये 0 से ये हो जाएगा। इसे एक बार चला के देखते हैं, और ये देखो मेरा चल गया, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे हो कि ये बर्ड जो है मेरा चिड़िया थोड़ा सा फास्ट ये कर रहा है, तो इसे मुझे स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो स्लो डाउन करने के लिए मुझे, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पर डिफरेंस टाइम का कैसे यूज़ करना है, कि फास्ट कंप्यूटर में वो कैसे काम करेगा, स्लो कंप्यूटर में कैसे काम करेगा, ठीक वही चीज़ मैं यहाँ से मैं ये लूँगा। देखो मैं यहाँ पर अपडेट मेथड में टाइम डिफरेंस पास कर ही रहा हूँ, तो इसको मैं यूज़ करते हुए मैं अपने इस चीज़ को मैं हैंडल करूँगा कि मेरा बर्ड स्लो चले या फास्ट चले, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। सो इसे अचीव करने के लिए मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, जैसे यहाँ पर दिस डॉट सिंस फ्लैप टाइम 0 और दिस डॉट फ्लैप ड्यूरेशन इक्वल टू 300, ठीक वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा था कि बर्ड गैप मैंने 500 दे रखा था, टाइम टू नेक्स्ट बर्ड 0। तो इसी के कॉन्सेप्ट को ही यूज़ करते हुए, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा था कि टाइम टू नेक्स्ट बर्ड इज ग्रेटर देन बर्ड गैप, तभी आप पुश करो। तो ऐसा ही चीज़ मैं कुछ यहाँ पर भी लिखूंगा कि दिस डॉट सिंस फ्लैप टाइम इक्वल टू 0 और फ्लैप ड्यूरेशन में मतलब तो फड़फड़ाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो ये मैंने 300 ले रखा है। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, 500 लिख सकते हो, 600 लिख सकते हो, जैसा भी है। तो मैं यहाँ पर फिर कंडीशन एक रखूँगा कि जो मेरा टाइम डिफरेंस यहाँ से जो मैं भेज रहा हूँ ये उसी के अकॉर्डिंगली ये रन होनी चाहिए। तो मैं दिस डॉट सिंस फ्लैप टाइम, ये जो फ्लैप टाइम मैं जो 0 से इनिशियलाइज किया हूँ वो टाइम डिफरेंस जो भेज रहा हूँ उसे आप ऐड करते रहना, ठीक है। उसके बाद एक मोड पे जब दिस डॉट सिंस फ्लैप टाइम जब बड़ा हो जाएगा फ्लैप ड्यूरेशन से, तब आप ये वाली फंक्शन को कॉल कर देना। ये फंक्शन को कॉल कर दोगे, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि टाइम टू नेक्स्ट बर्ड इक्वल टू यहाँ पर 0 कर रहा हूँ। तो ठीक यही वाली चीज़ यहाँ पर भी करूँगा मैं कि यहाँ पर आप इसको भी आप 0 कर देना, फ्लैप टाइम को 0 कर देना। मैं थोड़ा सा इसे फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है। और ये देखो अब ये स्लो हो गई और ये अब चल रही है। तो आप यहाँ पर इसे बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। मैंने 20 कर दिया, तो ये फड़फड़ा के और मतलब स्पीड जा रहा है, मतलब ये करके हुए जा रहा है। तो अब मैं फिर यहाँ पर एक मैथ डॉट रैंडम फंक्शन यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं फ्लैप ड्यूरेशन चाहता हूँ कि ये मतलब रैंडम लिया हो, कोई हार्ड कोडेड वैल्यू ना हो। तो उसके लिए मैं मैथ डॉट रैंडम फंक्शन यहाँ पर फिर से यूज़ करूँगा। यहाँ पर रैंडम टू 50 प्लस 50 ये कर देता हूँ। तो ये मेरा कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। अब जो मेरा बर्ड है वो सिर्फ इधर ही जा रहा है, मतलब राइट टू लेफ्ट। अब मैं चाहता हूँ कि ये कभी इधर से ऐसे जाए, कभी ऐसे जाए, कभी ऐसे जाए। सो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर्टी ले रखी है वैसे, दिस डॉट डायरेक्शन वाई। सो इसी को ही मैं यूज़ करते हुए मैं अपडेट फंक्शन में इसे मैं यूज़ करूँगा। सो यहाँ पर मैं दिस डॉट वाई प्लस इक्वल टू दिस डॉट डायरेक्शन वाई, ये मैं लिखूँगा, रन करूँगा, और ये देखो अब इधर इधर से भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये नीचे चला जा रहा है। मेरा बर्ड जो है ये नीचे की ओर जा रहा है।
तो मैं चाहता हूँ कि ये बाउंस बैक करे, मतलब सटने के बाद फिर ये ऐसे बाउंस करे और फिर ये जाए, या ये यहाँ से बाउंस करे ऐसे करके जाए। तो उसके लिए भी मैं लिखूँगा कुछ। तो मैंने यहाँ पर ये कंडीशन लगाया कि इफ़ दिस डॉट वाई अगर लेस देन 0 हो, या फिर दिस डॉट वाई अगर कैनवस का जो हाइट है माइनस दिस डॉट हाइट, जो इसका हाइट होगा मान लो कि 300 या 400, तो आप क्या करो कि उसकी जो डायरेक्शन वाई है उसे आप बाउंस बैक करो, दिस डॉट डायरेक्शन वाई इंटू -1। इससे क्या होगा कि बाउंस बैक करना स्टार्ट कर देगा। ये देखो मेरा बाउंस बैक हो गया। अब मैं स्कोर के लिए HTML लिख लेता हूँ, जो कि मेरा ये मेरा स्कोर के लिए है। ये मैंने डिव क्लास बनाया स्कोर, और यहाँ पर मैंने स्कोर काउंट दे रखा है, या ये चेंज होता जाएगा 0 1 2 3 4। और मैंने स्टाइलिंग दे रखा है, ये कलर ये रहेगा, पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगा, टॉप से 7%, लेफ्ट से 92%, फॉन्ट साइज ये रहेगा, बॉर्डर पैडिंग ट्रांसफॉर्म ये मैंने CSS डिफाइन कर रखा है। इसे सेव करूँगा तो ये मेरा कुछ स्कोर इस तरह आएगा। अब मैं स्कोरिंग कैसे करूँगा कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा स्कोर बढ़ना चाहिए। इस वीडियो में मैं कोलिजन डिटेक्शन विद पिक्सल, कैसे इमेज पिक्सल के बिहाफ पे क्लिक करने पे कैसे हम फाइंड करेंगे, वो वाली चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, तो उसकी इमेज डेटा मेरे को मिलनी चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया कि एक फंक्शन लिखा मैं अपने main.js में इवेंट लिसनर पे कि पिक्सल कलर उसका क्या है। तो context.get इमेज डेटा से मुझे ये इस कोऑर्डिनेट का x और y एक्सिस जहाँ पर मैंने क्लिक किया है और कितना मैंने एक पिक्सल का ये ले रखा है क्लिक इवेंट का, जो मैं क्लिक करूँगा तो वो 1 पिक्सल का लेगा हाइट और विड्थ। उस पर्टिकुलर पॉइंट का इमेज डेटा क्या होगा वो मुझे यहाँ पर बता देगा। मैं अगर इसे console.log करके मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, इंस्पेक्ट करूँगा, ये कंसोल पे जाऊँगा और ये देखो मेरे को इमेज डेटा इसकी मिल गई। यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, इमेज डेटा क्या है, विड्थ और हाइट मैंने 1 1 दे रखा है, ये है 0 0 0 0। तो ये RGB है बेसिकली, ये रेड कलर का मतलब रेड का जो ये मिलेगा फ्लेवर मिलेगा, ये ग्रीन का रहेगा और ये आपका ब्लू का रहेगा, ठीक है। और ये 0 से लेकर 255 तक लाई करता है, ये ट्रांसपेरेंसी को शो करता है। तो इससे मेरे को इमेज डेटा मिल जाएगी और मैं पता कर लूँगा कि भाई हाँ ये मैच हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसे कैसे अचीव करेंगे वो देखते हैं। तो मैंने और एक कैनवस यहाँ पर डिफाइन कर लिया है, और इस कैनवस को मैंने स्टाइल दे दिया कि इसकी ओपेसिटी 0 रहेगी। ये मैं दूसरी कैनवस क्यों ले रहा हूँ ये आपको कुछ देर में ही पता चल जाएगा, ठीक है। जिस तरह मैंने कैनवस 1 को डिफाइन किया था उसी तरह मैं कॉल कैनवस को भी मैं डिफाइन करूँगा। इस तरह करके कॉपी पेस्ट ही किया है और यहाँ पर सिर्फ कॉल कैनवस लिख दिया। फिर मैं अपने bud.js में जाऊँगा और यहाँ पर रैंडम कलर्स बनाऊँगा, दिस डॉट रैंडम कलर्स इक्वल टू, ये RGB में रहता है, RGB, ठीक है, रेड कलर, रेड ग्रीन और ब्लू। तो मैं इसे रैंडमली मतलब कुछ भी रेड का फ्लेवर रहेगा, ग्रीन का फ्लेवर रहेगा और ब्लू का फ्लेवर रहेगा, तो उसे मैं किस तरह यहाँ पर लिखूँगा वो मैं बताता हूँ। तो जैसे कि इसकी वैल्यू लाई करती है 0 से लेकर 255 तक, तो मैथ डॉट रैंडम करके मैंने इसे 255 के इसमें एक ले लिया है कोई इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट मतलब फ्लोट वैल्यू। तो फ्लोट वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए मैंने मैथ डॉट फ्लोट लगा लिया है कि मतलब यहाँ पर ये इंटीजर वैल्यू मुझे मिले, यानी कि 0 से लेकर 255 के रेड के कॉन्ट्रास्ट में ये कोई एक रैंडम कलर बना के दे। उसी तरह ग्रीन के लिए भी, उसी तरह ब्लू के लिए भी, ठीक है। तो इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और दिस डॉट कलर के फॉर्म में ये रहेगा RGB, और जो इस एरे में एरे 0 में जो रहेगा, एरे के 0 इंडेक्स में जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पर रहेगी, एरे के 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पर रहेगी, और 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पर रहेगी, और ये दिस डॉट कलर के फॉर्म में मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं ये जो वैल्यू मैंने बनाया है इसे मैं यहाँ पर असाइन कर दूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, context डॉट fill style इक्वल टू
दिस डॉट कलर। इसे मैं खोल देता हूँ, देखता हूँ कि अभी क्या आता है। और ये देखो कोई भी रैंडम एक कलर बन के ये आ जा रहा है। इस बर्ड के लिए अलग है, इस बर्ड के लिए अलग है, मतलब अलग अलग एक कलर मुझे प्रोवाइड करवा रहा है ये। तो बेसिकली यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, मतलब एक तरह का ये हिट बॉक्स है। मतलब जो मैं बॉक्स पे मैं हिट करूँगा तो ये पहचान जाएगा कि भाई हाँ ये कलर पिक्सल सेम है कि नहीं। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो भी मेरे जो बड़े बर्ड्स हैं वो आगे की ओर आए और जो छोटे बर्ड्स हैं वो पीछे की ओर जाए। तो एक डेप्थ इफेक्ट के लिए मैं ये करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं विड्थ के बेसिस पे मैं सॉर्ट करूँगा एरे के सॉर्ट मेथड को यूज़ करते हुए। तो मैंने अपने मेन डॉट जेएस पे ये वाली चीज़ लिख दी कि बर्ड डॉट सॉर्ट, जो सॉर्ट मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में फंक्शन एरे के लिए होता है, ये सॉर्ट मेथड ये फंक्शन ए और बी लेगा, ए डॉट विड्थ माइनस बी डॉट विड्थ करके ये रिटर्न कर देगा। तो इससे ये स्टार्ट हो के यहाँ पर ये पुश करते रहेगा, ठीक है। सो अब ये जो मेरा बर्ड्स है, जो भी ये कलर बन रहा है, अब कलर जो बन रहा है वो इसके आउटर साइड में बन रहा है। मतलब ये बर्ड्स जितना स्पेस ले रहा है उसके अंदर कलर बन नहीं रहा है। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर दूसरा कैनवस यूज़ किया हुआ है। दूसरा कैनवस जो बनेगा मेरा, वो पूरा टोटल कलर ले लेगा, क्योंकि ये इसके जस्ट पीछे में ही रहेगा, बैक में ही रहेगा। और वहाँ पर भी अगर कोई क्लिक करे तो वो उसे पहचान जाएगा कि भाई हाँ हिट बॉक्स पे ही वो हिट हुआ है, वरना ये पहचान नहीं पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने कंटेक्स्ट यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर मैं कॉल कॉन्टेक्स्ट को ये करूँगा, मैं रेक्टेंगल कॉल कॉन्टेक्स्ट कैनवस के लिए मैं बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बनाने के बाद और फिर यहाँ जाता हूँ मैं अपने मेन डॉट जेएस में से, यहाँ से क्लियर भी करना पड़ेगा। तो इसके बाद अच्छा कलर, अभी तक कलर दिख नहीं रही है, तो यहाँ पर आ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने ओपेसिटी इसकी 0 कर रखी है। तो इसकी ओपेसिटी को मैं चेंज कर देता हूँ, अभी के लिए मैं हटा देता हूँ इसे, कमेंट आउट करता हूँ। और ये देखो मेरे पीछे की कैनवस की जो कलर है वो मुझे मिल रही है अभी, ठीक है। तो माउस के क्लिक पे मैं चेक करूँगा कि जो मेरा एक एक पिक्सल वैल्यू है क्या वो इस कलर से मैच कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ मुझे इमेज डेटा मिला जो RGB के फॉर्म पे मुझे मिला 000, क्योंकि ये वाइट पोर्शन है इसीलिए 000 मिला। और एक एक बर्ड एक एक कलर को कंटेन कर रहा है, मतलब एक एक हिट बॉक्स। तो वो चीज़ मैं कंपेयर करूँगा कि अगर वो कलर जो मैंने हिट किया अगर इस कंटेनर बॉक्स के कलर से मैच किया, यानी कि कोलिजन हुआ, यानी कि मैंने बर्ड को हिट किया, तो वो मैं कैसे करूँगा वो शो करता है। तो मैंने फंक्शन में ऑल्टरेशन किया, जैसे यहाँ पर अब कंटेक्स्ट की जगह मैं कॉल कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कैनवस 2 से गेट इमेज डेटा चाहिए होगा, ठीक है। एक कांस्टेंट वेरिएबल मैंने पिक्सल कलर लिया है जो कि पिक्सल कलर के डेटा को होल्ड करेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ऑब्जेक्ट डॉट रैंडम कलर 0 जो आएगा यहाँ से बर्ड्स जो मैंने यहाँ पर ले रखा है, दिस डॉट कलर के अंदर में जो वैल्यूज़ होगी वो मैं कंपेयर करूँगा अपने एक एक पिक्सल डेटा से। मतलब जो क्लिक इवेंट से जो मेरा पिक्सल जनरेट होगा, जो मेरा पिक्सल जनरेट हो रहा है वहाँ से मैं इसे कंपेयर करूँगा। ये मेरा मेन डॉट जेएस है। तो ऑब्जेक्ट डॉट रैंडम कलर 0, यहाँ पर मैंने तीनों जो RGB है उसको मैंने कंपेयर कर रखा है। पिक्सल कलर से मैंने कंपेयर किया कि ऑब्जेक्ट डॉट रैंडम कलर का जो कलर है क्या वो आर का जो कलर है, मतलब रेड फ्लेवर का, क्या वो सेम है। फिर उसी तरह मैंने ग्रीन का किया, उसी तरह मैंने ब्लू का किया। अगर है तो भाई दिखा दो कि हिट हुआ है, और अगर नहीं तो नो हिट दिखा दो। तो इसको ये करने के लिए अभी तो देखो कि ये थोड़ी सी फास्ट जा रही है, तो मैं थोड़ा सा ड्यूरेशन में बढ़ा दूंगा। मैं बर्ड गैप की थोड़ी सी ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ, और अपने यहाँ पर भी इसको भी मैं थोड़ा सा 500 है, ये 50 है, इसको मैं 500 कर देता हूँ। तो
ये थोड़ा सा मेरा स्लो होगा। मैंने हिट किया तो यहाँ पर हिट लिखा हुआ है, मैंने बाहर हिट किया नो हिट, फिर मैंने इसके अंदर हिट किया तो हिट, बाहर नो हिट। तो इस तरह मेरा कोलिजन डिटेक्शन में कर पा रहा हूँ अब, मतलब इमेज के पिक्सल डेटा को लेते हुए। तो मैं स्कोरिंग के लिए एक लेट स्कोर इक्वल टू 0 एक वेरिएबल स्कोर का ये किया, डिफाइन किया, और स्कोर प्लस प्लस कर देना जब भी होगा तो। और क्या करना कि मेरा जो इनर HTML है स्कोर का, वो स्कोर से अपडेट कर देना। तो मेरा जो इनर HTML कौन सा है, ये स्कोर काउंट, स्कोर काउंट डॉट इनर HTML है, इसे स्कोर से अपडेट कर देना। ठीक है, मैं ये थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, काफ़ी स्लो हो जा रहा है बर्ड गैप। तो अगर मैं यहाँ पर हिट करूँगा तो मेरा स्कोर बढ़ जाएगा, जैसे स्कोर बढ़ रहा है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसे हिट कर दिया तो ये हट जानी चाहिए। तो उसके लिए क्या करूँगा, जो मैंने डिलीट एंटिटी नाम का जो वेरिएबल ले रखा है बर्ड क्लास में, डिलीट एंटिटी, इसे मैं ट्रू कर दूंगा। ट्रू करने से क्या होगा कि मेरा एंटिटी डिलीट हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। तो मैं main.js में अपना यहाँ पर अपडेट करता हूँ कि ऑब्जेक्ट, यानी कि ईच ऑब्जेक्ट जो मेरा बनेगा उसकी सारी चीज़ें को हटा देना, डिलीट एंटिटी इक्वल टू ट्रू। तो ये प्रॉपर्टी अगर मेरा ट्रू हो जाएगा तो वो चीज़ तुम हटा देना, यानी कि बर्ड्स वाले जो एरे है वहाँ से तुम इस आइटम को डिलीट कर देना जो क्लिक हुआ। यानी कि अगर वो ट्रू हो गया केस तो वो बर्ड को तुम डिलीट कर देना उस एरे में से, तो मुझे शो होगी नहीं। अब इसे मैं सेव करता हूँ, एक बार रन करके देखते हैं। अब मैंने क्लिक किया, ये हट गया, हट गया, हट गया, मेरा स्कोर भी बढ़ रहा है और मैं हिट भी कर रहा हूँ, तो ये मेरा चला भी जा रहा है। ठीक है, अब जो है, अब इसमें हम ये एक बॉम्ब क्लास बनाते हैं, मतलब ये कि इस पे फटने के बाद मतलब ये बॉम्ब एक्सप्लोड हो। तो वो कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ। मैं अपने बॉम्ब वाले JS पे जाऊँगा, सेम कॉपी पेस्ट करूँगा, बर्ड की जो जैसी है वैसे मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और उसके बाद एक बनाऊँगा। तो कंस्ट्रक्टर होगा, इसमें एक कंस्ट्रक्टर होगा, एक अपडेट फंक्शन होगा, एक ड्रॉ फंक्शन होगा। तो बेसिकली मैंने किया क्या है कि कंस्ट्रक्टर में क्या लूँगा मैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और साइज। तो दिस डॉट इमेज डिफाइन करूँगा, इमेज एट्रीब्यूट, और इमेज का सोर्स जो होगा मेरा एक्सप्लोजन डॉट PNG जो मेरा स्प्राइट शीट रहेगा। स्प्राइट की विड्थ और हाइट डिफाइन कर लूँगा 300/268, साइज जो मेरा वहाँ से आएगा। उसके बाद दिस डॉट एक्स इक्वल टू एक्स होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मेरा ये रहेगा। फ्रेम 0 से मैं स्टार्ट करूँगा, टाइम सिंस लास्ट फ्रेम इक्वल टू ये भी 0 रहेगा। फ्रेम इंटरवल मैं 200 रख रहा हूँ, आपको जितना मन आप रखो, 150 भी रख सकते हो, 100 भी रख सकते हो। डिलीट एंटिटी मैं फॉल्स रख रहा हूँ। इसी तरह अपडेट फंक्शन रहेगा, दिस डॉट टाइम सिंस लास्ट फ्रेम इक्वल प्लस इक्वल टू टाइम डिफरेंस। ये सब मैंने बता रखा है यहाँ पर, जो चीज़ मैंने यहाँ पर किया है सेम वही चीज़ मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा पास ऑन कर रहा हूँ। इफ़ दिस डॉट टाइम सिंस लास्ट फ्रेम इज ग्रेटर देन दिस डॉट फ्रेम इंटरवल, तो दिस डॉट फ्रेम प्लस प्लस कर देना। और फ्रेम जैसे ही 5 से बड़ा हो जाए तो फिर से एंटिटी को ट्रू कर देना, मतलब डिलीट एंटिटी को ये ट्रू कर देना, क्योंकि मुझे बार बार लूप में नहीं ना चलाना है। एक बार मेरा बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो उसके बाद वो गायब हो जाए, तो इसके लिए मैंने ट्रू लिख रखा है। और ड्रॉ में वो कंटेक्स्ट को मैं ड्रॉ करूँगा, जो इमेज जो है ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं main.js में आता हूँ और यहाँ पर मैं अपने बॉम्ब्स को मैं एक एरे में डालता हूँ, मतलब एक एरे के फॉर्म में, लेट बॉम्ब्स इक्वल टू एक एरे। ठीक, उसके बाद इसमें क्या करता हूँ कि जैसे जैसे
मेरा बॉम्ब्स होता है, मतलब जैसे ही क्लिक हुआ तो बॉम्ब्स के जो एरे में है पुश कर दो, मतलब एरे में ये वाली वैल्यू जो क्लास की, जो न्यू बॉम्ब जो क्लास को मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उस ऑब्जेक्ट को एक कंस्ट्रक्टर के रूप में इसके वेरिएबल्स को डालो और पुश कर दो उस एरे में। तो मैं क्या क्या भेज रहा हूँ यहाँ से, एक्स कोऑर्डिनेट भेज रहा हूँ, वाई कोऑर्डिनेट भेज रहा हूँ और उसकी विड्थ भेज रहा हूँ। और ठीक है, इसके बाद फिर मैंने बर्ड्स के बाद जो फॉर ईच लूप लगाया था उसके बाद मैं ये एरे लिटरल्स का यूज़ करते हुए फिर मैं यहाँ पर डालूंगा, जिससे कि मैं एक ही लाइन ऑफ कोड के थ्रू मैं अपडेट फंक्शन को मैं कॉल कर ले रहा हूँ यहाँ पर बॉम्ब्स। और फिर यहाँ पर भी मैं उसी तरह कॉपी पेस्ट करूँगा सेम लाइन ऑफ कोड यहाँ पर भी, और ड्रॉ फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। उसके बाद जैसे ही बॉम्ब्स एक बार फुट गया तो उसके बाद मेरा एरे से बॉम्ब्स को फिल्टर आउट कर दो। तो इतना करने के बाद हम सेव करते हैं और चलाते हैं। तो मेरा ये आया, ये कुछ गड़बड़ हुआ, हाँ अब वर्क कर रहा है। तो ये बॉम्ब मेरा फुट रहा है क्लिक पे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ इसे, बैकग्राउंड को हटा देता हूँ, ये नो हिट वगैरह ये सब मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर से जाऊँगा अपने bird.js में, इसे मैं कमेंट आउट करता हूँ यहाँ main.js में। ये कंसोल की मेरे को ज़रूरत नहीं है, ये एल्स कंडीशन चाहिए नहीं मुझे अभी। ठीक है, तो मुझे ये कमेंट आउट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कैनवस जो पीछे वाली जो कैनवस है उसे कमेंट आउट कर दूंगा तो ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा पिक्सल। इसे सेव करता हूँ, इसकी ओपेसिटी को मैं हटा देता हूँ, मतलब ओपेसिटी को ले आता हूँ। अब मेरा ये वर्क करेगा, ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इस पर थोड़ा बैकग्राउंड लगा देते हैं, उसके बाद काम करते हैं। सो index.html में मैंने एक ये डिव लिया अभी और एक ये ग्रास वाली डिव बनाया, बैक बीजी और ये ग्रास। और style.css में मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स डाल दिए, उसमें हाइट क्या रहेगा, विड्थ कैसा रहेगा, बैकग्राउंड साइज क्या रहेगा, ओवरफ्लो क्या कंडीशन रहेगा। और इमेज मैं bg1 ले रहा हूँ, एक bg2 जो सामने की हो, 3 लेयर का बना रहा हूँ। मतलब bg1 मेरा पीछे सबसे पीछे लेयर रहेगा, उसके बाद कैनवस रहेगा, जैसे ये मेरा जो बैकग्राउंड है ये सबसे पीछे में रहेगा, उसके बाद ये कैनवस जो 2 कैनवस मैंने लिए ये उसके आगे, और उस कैनवस के भी आगे ये ग्रास वाली चीज़ रहेगी। तो इतना करके मैं सेव करता हूँ जिससे मेरा बैकग्राउंड आ गया होगा। और ये बैकग्राउंड मेरा आ गया है, इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ और ये मेरा वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इसमें मुझे ये आ रही है कि इसके बाद मतलब ये मेरा पंछी इधर चला गया, ये अंदर चला गया, मैं चाहता हूँ कि ये इसी में ही बाउंस बैक करे, यहीं पर ही बाउंस बैक करे, मतलब यहाँ से पंछी आए ऐसे और उसके बाद फिर बाउंस बैक करे, यहाँ नहीं जाए क्योंकि यहाँ तो मैं मार ही नहीं पाऊँगा, तो उसे भी हैंडल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने कैनवस जो मेरा 100% था उसे मैं 75% कर रहा हूँ। और क्योंकि मैंने कैनवस यहाँ से मैंने चेंज किया है तो मुझे यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा main.js में। सो मैंने इंटू 0.75 कर दिया, यानी कि 75% ऑफ इनर हाइट आ जाएगा इससे, या इसकी भी मैं चेंज करूँगा 0.75 इंटू 0.75 कर दूंगा, तो इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सेव करता हूँ, ये करता हूँ। अब देखो यहीं से ये बाउंस बैक कर रहा है, मेरा काम भी कर रहा है, इसे मैं एक्सप्लोड कर पा रहा हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेरा पंछी जब इस पर क्लिक हो, मतलब इसे फायर हो, तो ये पंछी नीचे गिरना चाहिए। अभी तो मैं गायब करवा रहा हूँ लेकिन मैं इसे चाहता हूँ कि ये नीचे गिरे। तो उसके लिए मैं जो मेरा एक क्लास, एक जो JS मैंने बनाया था बर्ड ड्रॉप, इस पे मैं अब लिखूँगा। सो क्लास बर्ड ड्रॉप बनाऊँगा, वो भी कंस्ट्रक्शन मैंने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया ये बॉम्ब वाले से।
ये बॉम्ब वाला जो मेरा क्लास बनाया था मैंने उसी का कॉपी पेस्ट किया है। बस इसमें मैं अब स्प्रेडशीट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बर्ड ड्रॉप मेरा पीएनजी मेरा कुछ इस तरह का है जो ये नीचे की ओर गिरेगा। उसकी हाइट विड्थ मैंने लिया 603762। साइज तो यहीं से आ रहा है कंस्ट्रक्टर के थ्रू। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी कंस्ट्रक्टर के थ्रू आ रहा है। टाइम सिंस लास्ट फ्रेम इक्वल टू 0 रख रहा हूँ। फ्रेम इंटरवल 1000 रख रहा हूँ और डिलीट एंटिटी को फॉल्स के साथ इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, और क्या होगा अपडेट फंक्शन में कि ये वाई एक्सिस की ओर प्लस होता हुआ, मतलब 10 का ये करते हुआ ये नीचे की ओर फॉल होगा। मतलब y मेरा बढ़ता हुआ जाएगा। y एक्सिस मेरा यहाँ से वो बढ़ते 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 ये चला जाएगा। ठीक है, फ्रेम इंटरवल 1000 से जब ऊपर हो जाएगा तो ये डिलीट एंटिटी को ट्रू कर देना और मैं यहाँ पर इमेज एक बना रहा हूँ। ठीक है, अब इस क्लास के को मैं किस तरह यहाँ अपने main.js में कॉल करूँगा, वही सेम फंडा लेट बर्ड ड्रॉप इक्वल टू, ये एक एरे के फॉर्म में मैं ले रहा हूँ। और फिर यहाँ पर जिस तरह मैंने बॉम्ब्स को लिया था उसी तरह मैं बर्ड ड्रॉप को भी इसी तरह एरे लिटरल के रूप में लूँगा। यहाँ पर भी मैं सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इसी तरह मैं बर्ड ड्रॉप को फिल्टर आउट करूँगा कि एक बार जो मेरा हो गया वो एरे से हटा दो। ये करने के बाद यहाँ पर जब भी वो क्लिक होगा तो बर्ड ड्रॉप पुश हो जाएगा। मतलब इस वाले जो एरे जो मैं बना रहा हूँ इसमें ये पुश होता जाएगा और पुश होके उसके बाद ये पुश होने के बाद एक बार जो दिखाया तो फिल्टर आउट भी हो जाएगा। तो इतना करने के बाद मैं चलाता हूँ और ये नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। अब नेक्स्ट ये है कि अगर ये पंछी जितने भी उड़ रहे हैं अगर ये यहाँ पर पहुँच जाता है, मेरा पहला कोई बर्ड अगर इस एक्सिस को टच कर दे रहा है यानी कि गेम ओवर दिखा देना, तो वो कैसे करेंगे। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा लेट गेम एंड इक्वल टू फॉल्स। इसमें मैं कंटेक्स्ट डॉट फॉन्ट इक्वल टू 40 पिक्स और इम्पैक्ट रख रहा हूँ। मतलब फॉन्ट फैमिली मेरा इम्पैक्ट रहेगा और फॉन्ट की साइज 40 पिक्स रहेगी। ये मैं बाय डिफ़ॉल्ट सबके लिए रख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर एनिमेशन को ख़त्म कर रहा हूँ। कैसे कि इफ़ अगर गेम एंड हो जाए तो एनिमेशन मेरा स्टॉप हो जाए और मतलब एनिमेशन मेरा होता रहे अगर मेरा गेम एंड अगर फॉल्स है। अगर ट्रू हो गया तो फिर तुम गेम एंड दिखा दो। तो शुरुआत में मैं यहाँ पर फॉल्स रख रहा हूँ तो मेरा फॉल्स कंडीशन में ये लूप चलता हुआ रहेगा, चलता हुआ रहेगा। जैसे ही ट्रू होगा तो गेम एंड मेरा हो जाएगा। ठीक है, और ड्रॉ गेम एंड वाला फंक्शन को कॉल कर लेना। मेरे गेम एंड वाले फंक्शन में ये है कि टेक्स्ट लाइन सेंटर होगा, फिल स्टाइल ब्लैक रखा है मैंने। टेक्स्ट क्या होगा, गेम ओवर योर फाइनल स्कोर इज, जो मेरा फाइनल स्कोर होगा वो, और हाइट और विड्थ मैं ये दे रखा है। ठीक है, अब बर्ड डॉट जेएस में जाके मैंने ये कंडीशन लिखा कि इफ दिस डॉट एक्स इज लेस देन 0 माइनस दिस डॉट विड्थ, तो तुम गेम एंड इक्वल टू ट्रू कर देना। मतलब अगर ये x के एकदम माइनस एक्सिस पे हो जाए तब तुम गेम एंड को ट्रू कर देना। तो मेरा जैसे ही वैल्यू ट्रू हो जाएगा तो ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये एनिमेशन से बाहर निकल जाएगा और ड्रॉ गेम एंड मेरा फंक्शन को कॉल कर देगा और ये फंक्शन मेरे को स्कोर दे देगा। तो आइए देखते हैं इसे रन करके। सो मेरा ये चिड़िया जा रहा है, ये गेम ओवर योर फाइनल स्कोर इज 0। अब मैं यहाँ पर अपने डॉग को चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा हिट हो तो मेरा ये डॉग आए और एक चिड़िया को दिखा के चला जाए और उसके बाद जब गेम ओवर हो जाए तो वो रोए। तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्या करते हैं। तो मैं अपने HTML में एक डिव ले लूँगा जस्ट स्कोर के नीचे, div id इक्वल टू डॉग रखूँगा। इसका ओपन और क्लोज कर दिया मैंने डिव। उसके बाद अपनी style.css में थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग कर दूंगा। लेफ्ट से ये 550 पिक्स रहेगा, टॉप से 230, लेफ्ट से 550, यहाँ से यहाँ, टॉप से 230। हाइट और विड्थ मैंने दे रखा है कुत्ते की मतलब डॉग की 500 पिक्स और विड्थ रहेगा 300 पिक्स। पोजीशन एब्सोल्यूट और बैकग्राउंड साइज कंटेंट। अभी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कोई एनिमेशन नहीं चला रखा है। की फ्रेम इसमें रखा है कि डॉग अप जब होगा
तब क्या होगा कि 0% पे मेरा इनिशियल जो इसका मतलब 470 पिक्स यानी कि यहाँ से नीचे से स्टार्ट होगा, फिर 370 पिक्स होगा, फिर 270 पिक्स हो जाएगा। 50% पे इतना रहेगा, 100% पे इतना रहेगा। जब ये डॉग अप होगा यानी कि यहाँ से लेके इस कोऑर्डिनेट से लेके ऊपर की ओर जाएगा वाई एक्सिस की ओर, और जब डॉग डाउन होगा तो वाई एक्सिस से नीचे की ओर जाएगा, यानी कि 270 होगा, फिर 370, फिर 500। एक्स एक्सिस जब 0 ये होता है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ से यहाँ जब जाएगा तो ये इंक्रीज होता है, यानी कि ये 0 से लेके मान लो कि ये 1280 है तो 1280 तक जाएगा, और जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये डिक्रीज की होते हुए जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर डॉग अप और डॉग डाउन के लिए हमने लगाया है। और इसके मेन डॉट जेएस में जाते हैं। जब आप हिट कर रहे हो यानी कि स्कोर मेरा पॉजिटिव हुआ, अगर मेरा कलर्स मैच हुए, तो शो डॉग हैप्पी वाला एक फंक्शन मैंने बनाया। उस फंक्शन में मैंने क्या किया कि डॉग डॉट क्लासलिस्ट डॉट ऐड, इस डॉग का जो ये है उसमें तुम एक क्लास ऐड कर दो डॉग नाम का, तो मेरा डॉग नाम का जो क्लास है वो इस पे ऐड हो जाएगा। इतने सारी चीज वो ऐड हो जाएगा। शुरुआत में तो कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि है ही नहीं उसमें कुछ, ठीक है। अब क्लास में इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या करो, उसकी इमेज ले लो हैप्पी डॉग वाली। तो हैप्पी डॉग वाली मेरी ये इमेज है, ये उसे ले लेगा। उसमें क्या कर दो, एनिमेशन लगा दो डॉग आपका लीनियर 0.5 सेकंड का, और ये एक ही बार होनी चाहिए, इन्फिनाइट लूप नहीं होनी चाहिए, एक ही बार हो। उसके बाद 1 सेकंड के बाद डॉग डाउन वाला एनिमेशन चला दो, मतलब ये वाला एनिमेशन चला दो। एक बार अप हुआ, अब उसके बाद वो नीचे जाएगा, तो उसके लिए ये वाली चीज मैंने लिख दी कि 1 मिनट मतलब 1 सेकंड के बाद ये एनिमेशन चला दो। और उसके बाद 1501 में मतलब 1.5 सेकंड के बाद लगभग इस क्लास मतलब जो मैंने क्लास यहाँ पर जो ऐड किया है डॉग, उसे रिमूव कर दो, नहीं तो वो दिखता रहेगा। तो इतना करने के बाद अब हम चलाते हैं अपना कोड, देखते हैं कि क्या होता है। ये देखो डॉग आया, डॉग चला गया, डॉग आया, डॉग चला गया, डॉग आया, डॉग चला गया। अब गेम ओवर भी हो गया क्योंकि ये पास कर गया यहाँ से। गेम ओवर में मुझे डॉग को सैड दिखाना है, तो उसके लिए फिर से मैं क्लास ऐड करूंगा यहाँ पर डॉग, और इसका बैकग्राउंड इमेज अब सैड डॉग जिफ ले लूंगा, सैड डॉग जिफ ये वाली, ठीक है। अब डॉग अप होके ही रहेगा 5 सेकंड के लिए, और ये इन्फिनाइट लूप नहीं, सिंगल एक ही लूप चलेगा। और ये मतलब अब मैं डाउन नहीं करवाना चाह रहा, क्योंकि मेरा तो गेम तो एंड हो गया। और ये वाली सो डॉग सैड वाली जो कंडीशन है वो मैं यहाँ पर जो मेरा ड्रॉग गेम एंड है उसके फंक्शन के मतलब इसके बाद मैं ये फंक्शन को मैं कॉल कर लूँगा यहाँ से। तो अब इसके बाद मैं रन करके देखता हूँ तो क्या होता है। ये मेरा बर्ड आ रहा है, बर्ड को मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। और ये मेरा गेम ओवर योर फाइनल स्कोर 2 आ गया, और ये मेरा डॉग अप होके ही रह गया और ये रोने लग गया क्योंकि ये गेम ओवर हो गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि गेम ओवर हो गया, फिर से मैं ये बार बार रिफ्रेश बटन नहीं डाल के यहाँ पर एक स्टार्ट बटन डालूंगा और ये मेरा चीज फिर से स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो अपने index.html में हमने एक बटन ले लिया है जिसका नाम बटन स्टार्ट रखा है, और ऑन क्लिक इक्वल टू स्टार्ट गेम ये वाला फंक्शन मैंने main.js में लिख रखा है, उसे मैं यहाँ से मैं कॉल करूँगा। इसकी स्टाइलिंग कुछ कर लेते हैं, जैसे पोजीशन इसे एब्सोल्यूट रखा, टॉप से 20% रहेगा, लेफ्ट से 45%, विड्थ 200 पिक्स, हाइट 100 पिक्स, बॉर्डर रेडियस ये रहेगी, कलर ये रहेगा, बैकग्राउंड कलर ये रहेगा, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, जेड इंडेक्स करके मैं बटन स्टार्ट के एट्रीब्यूट दे दूंगा, मतलब CSS के। इसके बाद हम आते हैं main.js में। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक बुलियन लूँगा, बुल स्टार्ट इक्वल टू फॉल्स रखूँगा। जब भी मेरा बटन क्लिक होगा स्टार्ट पे तभी मतलब एनिमेशन स्टार्ट हो, वरना एनिमेशन स्टार्ट ना हो। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट गेम का एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। और इसमें टाइम टू नेक्स्ट बर्ड ये सारे मैं फिर से इनिशियल वैल्यू पे ले आता हूँ। जब भी एनिमेट होके जब मेरा बाहर निकल जाएगा, जैसे गेम एंड होगा, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी वेरिएबल मेरे यहाँ पर डिक्लेयर है वो फिर से अपने इनिशियल पॉइंट से मतलब
एग्जीक्यूट करे। तो उसके लिए मैं टाइम टू नेक्स्ट बर्ड इक्वल टू 0 कर दूंगा। बर्ड गैप 2500 है, इसको जो इनिशियल वैल्यू मेरी 1500 थी वो कर दूंगा। लास्ट टाइम 0 बर्ड्स की एरे, ये सब सारे को मैं ये कर दूंगा, खाली करके इसमें डाल दूंगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे बर्ड्स लिया है उसी तरह मुझे ये बॉम्ब्स और बर्ड्स ड्रॉप भी चाहिए होगा। ये इसको भी मैं ब्लैंक के साथ ये कर लेता हूँ। गेम एंड मेरा फॉल्स हो जाएगा। बुलियन स्टार्ट अब ट्रू हो गया, ट्रू हो गया। एनिमेशन स्टार्ट हो गया है। अगर डॉग की कोई एनिमेशन अगर लगी हुई है मतलब, तो वो डॉग डाउन हो जाए, मतलब नीचे की ओर चला जाए। और बटन स्टार्ट, जो मेरा बटन था वो नन हो जाए, मतलब डिस्प्ले नन, मतलब स्टार्ट पे क्लिक किया तो बटन अब डिसेबल हो जानी चाहिए, मतलब वो हट जानी चाहिए, मतलब डिसेबल नहीं, मतलब नहीं दिखनी चाहिए। और 1500 के बाद, मतलब 1.5 सेकेंड के बाद ये रिमूव हो जानी चाहिए डॉग का जो क्लास यहाँ पर दे रखा है वो। यहाँ डॉग शो डॉग सैड में तो स्कोर हम 0 पहले से ही कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर स्कोर 0 की लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ तक तो ठीक है। फिर इवेंट लिसनर पे क्लिक तभी काम करे जब मेरा बुल स्टार्ट हो जाए, यानी कि मेरा गेम स्टार्ट हो, फिर तुम ये वाली चीज़ें जितने भी मतलब देखनी हो, कोलिजन डिटेक्शन करना हो, उसके बाद स्टार्ट हो, जब बीएल स्टार्ट हो जाए मेरा तब। तो इतना करने के बाद हम कोड को चलाते हैं और ये मेरा स्टार्ट आ गया। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये स्टार्ट हो गया। अब मेरा गेम ओवर भी हो गया क्योंकि ये पार कर गया। अब इसमें कुछ साउंड इफेक्ट्स हम डालते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि मैंने 2 साउंड्स ले रखा है, एक बॉम्ब के लिए और एक बैकग्राउंड म्यूजिक जो बचेगा। बॉम्ब के लिए जो मतलब जब ये गन फायर होगा तब उसकी साउंड है, और ये बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ और ये अपने रिवील फाइल एक्सप्लोरर में ये इसमें डाल दिया। ठीक है, इसमें मेरा ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, गेम ऑडियो, लेट गेम ऑडियो जो रहेगा वो मैं ले लिया कि कहाँ से लूँगा, बैकग्राउंड म्यूज़िक यहाँ से मैं इसे उठाऊँगा। गेम ऑडियो को डिफाइन करने के बाद जैसे ही स्टार्ट गेम पे क्लिक हो तो मेरा गेम ऑडियो प्ले हो जाना चाहिए और गेम ऑडियो डॉट लूप ये मेरा ट्रू हो जाना चाहिए, मतलब लूपिंग में ये बजते ही रहना चाहिए, मतलब ये जो मेरा पीछे का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है। ठीक है, और जैसे ही मेरा इवेंट फायर हो, जैसे ही मैं क्लिक करूं तो उसके लिए मैंने एक नया साउंड नेम से एक वेरिएबल बना रखा है, साउंड इक्वल टू न्यू ऑडियो। उसका जो सोर्स होगा वो bomb.mp3 होगा और ये साउंड डॉट प्ले करेगा, मतलब एक बार क्लिक करके ये रह जाएगा। उसके बाद जब गेम ओवर हो जाएगा तब कोई भी साउंड नहीं बजनी चाहिए। तो उसके लिए जो मेरा पीछे का जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो बज रहा होता है उसे फिर पॉज कर दो या उसे हटा दो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा गेम एंड हो रहा है वहाँ पर मैं गेम ऑडियो डॉट पॉज कर दूंगा, क्योंकि मैंने गेम ऑडियो को डिफाइन कर रखा है कि लेट गेम ऑडियो इक्वल टू न्यू ऑडियो, ये मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक है। ठीक है, अब मेरा गेम को हम बस साउंड पे चला के देखते हैं। मैंने इसे इमेजेस नाम के फोल्डर पे रखा है, इसे मैं बाहर कर देता हूँ, मूव करता हूँ और ये बॉम्ब नाम के फोल्डर को भी। ठीक है,